Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari, and this is gonna be our third lecture for SFM chapter number 1. So let us revise whatever we have studied till now in this chapter. This is chapter number 1 of SFM, Strategic Financial Management. सो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वेल्थ क्रिएशन करनी चाहिए अपने को। वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मिनिमम रिस्क विद मैक्सिमम रिटर्न्स। फिर अपने को किस में लगाना होता है? बिजनेस के अंदर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वही मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। और प्रॉब्लम क्या होता है? लिमिटेड फंड्स का। इससे अपने को फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पता चलते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस रहते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद में अपन ने फंक्शंस ऑफ एसएफएम के बारे में पढ़ा था, जो कि 5 थे। जैसे सर्च करना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करना, उसमें से प्रॉफिटेबल मिक्स करना, मतलब कि ऑप्टिमम मिक्स डिसाइड करना कि कौन से इन्वेस्टमेंट में कितना अपन मनी इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करना, उसके बाद में एनालाइज करना फाइनल रिजल्ट्स को। अगर आपको ये सब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देख रखी हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकंड लेक्चर देखिए, उसके बाद में इस थर्ड लेक्चर पे आइए। ये थर्ड एंड फाइनल लेक्चर है, इसके अंदर अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है अपना वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और आई विल टेल यू दैट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज इसके अंदर जो अपन कवर अप करने वाले हैं ना, वो आया है मोस्टली पास्ट एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, मतलब 90% इस वाले ही लेक्चर्स में से आया है एग्ज़ाम्स के अंदर, इस चैप्टर में से। तो अभी तो अपन रिवाइज कर रहे हैं पहले का, फिर अपन जाते हैं की डिसीजंस ऑफ एसएफएम के अंदर। कौन कौन से की डिसीजंस लेते हैं? 4 टाइप के, जो 3 अपन ने आईपीसीसी में पढ़ रखे हैं और 1 अपन इसमें पढ़ेंगे। दैट इज फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, और फिर एक पोर्टफोलियो जो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजी क्या थी और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो अपन ने पढ़े थे। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने बताया था कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर होती है डायरेक्शन एंड स्कोप। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग टर्म होती है, डायनेमिक होती है, कीप्स ऑन चेंजिंग होती है, लॉन्ग टर्म होती है, रिवोकेबल होती है। वो सब स्ट्रेटेजी की करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद में स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हियरार्की भी हो सकता है, डिफरेंट हियरार्की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की। तो कॉर्पोरेट लेवल होता है सबसे ऊपर वाला, फिर बिजनेस लेवल होता है, फिर फंक्शनल लेवल होता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी किस चीज़ को, क्वेश्चंस को माइंड में रख के बनाई जाएगी? क्या वो सूटेबल है, क्या वो फीजिएबल है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या ये पॉलिसी सूटेबल है, फीजिएबल है या एक्सेप्टेबल है, इसको ध्यान में रख के कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बिजनेस स्ट्रेटेजी लोअर लेवल की होती है, जो कि कस्टमर को ग्रैब करने के लिए और ऑफर्स वगैरह देने के लिए होती है, और फंक्शनल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होती है फंक्शनल स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ये अपन ने देखा था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लस फाइनेंशियल टूल प्लस फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, और फिर इंडिविजुअल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? कुछ चीज़ को अचीव करना, कुछ चीज़ को अचीव करना, इंडिविजुअल गोल को अचीव करना। ठीक है, उसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं? 3 आउटकम्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल मेजर्स। अभी तो अपन ने रिवाइज कर लिया जो भी अपन ने पढ़ा था अभी तक। देख ली 3 मिनट के अंदर अपन ने पूरा रिवीजन कर लिया जो भी अभी तक अपन ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ऐसे ही जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो फिर मैं एक रिविजनल वीडियो डालूंगी और फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर आपका पूरा तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे एसएफएम के। दिन अपन आते हैं आज के फर्स्ट न्यू टॉपिक के ऊपर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ ये बता रहा है कि फाइनेंशियल पॉलिसी किस तरीके से जुड़ी हुई है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब अपन कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मनी ही होता है, और बीच में जो ऑपरेशंस चलते हैं वो भी मनी के लिए ही चलते हैं, और जो एंड रिजल्ट होता है वो भी मनी के लिए ही होता है। सबसे पहली लाइन यही है, द इंटरफेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी विल बी क्लियरली अंडरस्टूड इफ वी अप्रिशिएट द फैक्ट। अगर अपन मान लें इस फैक्ट को, दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मनी एंड द एंड पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो मनी। सो इंटरफेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी को समझने के लिए अपने को ये पहले समझना पड़ेगा, इस फैक्ट को अपने को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपने को उसको मानना पड़ेगा कि
स्टार्टिंग पॉइंट भी मनी ही होता है और एंड पॉइंट भी मनी ही होता है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देन अपन आगे पढ़ते हैं कि इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब कि अपन कहाँ कहाँ से लाएंगे पैसे, लाइक अपन रिटेन्ड अर्निंग से लाएंगे, खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, या फिर अपन डेप्ट से लाएंगे, अपन फाइनेंशियल मार्केट से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो मतलब कि कहाँ, फ्रॉम वेयर, ओके, फ्रॉम वेयर वी अरेंज मनी, कहाँ से अपन पैसे लाएंगे, ठीक है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, अब जहाँ जहाँ से अपन लाएंगे, सपोज करो अपन ने सोचा अपन इतने बैंक लोन्स लेंगे, इतना अपन खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और इतना अपन डेब्ट ले लेंगे मार्केट में से। मतलब ये तीनों होंगे अपने मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है मिक्स, ऑप्टिमम मिक्स, कि इसको किस तरीके से, सपोज अपने को 100 करोड़ की ज़रूरत थी, तो अपने पास में खुद के पास तो 50 करोड़ ही हैं। फिर अपन ने सोचा बैंक लोन से अपन ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, तो 20 करोड़ लाते हैं और यहाँ से अपन 30 करोड़ लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना मिक्स। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि कैपिटल का मिक्स, कैपिटल जो आई है अपने पास में ओवरऑल, उसका मिक्स कैसा है, ओके। उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सोर्स ऑफ फाइनेंस पता चल गए, कहाँ कहाँ से लाएंगे, कैसे कैसे लाएंगे वो पता चल गया। उसके बाद में ये देखेंगे कि अपन उसे कहाँ कहाँ लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ कहाँ होंगे। तो यहाँ होंगे प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होगा, जिस जिस प्रोजेक्ट के अंदर अपने को लगाना है सब उसका इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन होने के बाद में अपन का पास सपोज प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। अब प्रोजेक्ट ए बोलता है कि अपने को 10 करोड़ मिलेंगे इन 10 ईयर्स, और प्रोजेक्ट बी बोलता है कि इसमें 7.5 करोड़ मिलेंगे 8 ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो फिर अपन ने देखा कि ये बोलता है 10 ईयर्स में 10 करोड़, इसका मतलब 1 ईयर के अंदर 1 करोड़, लेकिन 8 ईयर्स में 8 करोड़ 7.5 करोड़। अगर अपन इसके अंदर जाते तो 8 करोड़ होते, यहाँ पे 7.5 करोड़ से, तो इसका मतलब ए जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ऐसे मतलब अभी मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया, और इसी इवैल्यूएशन पे बेस करके अपन प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि अपन को ए करना है, इसका मतलब अपने को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर डिविडेंड डिसीजन अपने को सबको पता है कि है ना, जहाँ जहाँ से अपन पैसे लाए थे, लाइक बैंक लोन से, कैपिटल से और डेब्ट से, उनको अपने को कोई ना कोई रिटर्न देना होगा। लाइक इनको इंटरेस्ट देना होगा, इनको भी इंटरेस्ट देना होगा, और खुद को या तो अपन खुद भी विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, या फिर अपन रिटेन्ड अर्निंग में उसको डाल देते हैं दोबारा से पैसे बिजनेस के अंदर ही, ठीक है। ये होता है डिविडेंड डिसीजन, किस तरीके से अपने को डिविडेंड बांटना है जो प्रॉफिट हुआ है उसका। अब इसके लिए 3 अप्रोचेस नॉर्मली फॉलो होती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, लाइक हम हर करोड़ पर 1000 रुपीज़ का स्टेबिलिटी रिटर्न देंगे, स्टेबल रिटर्न। लेकिन इससे क्या होता है कि ना, ऐसा लगता है कि एक बराबर ही आ जा रहा है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा, बिजनेस में क्यों लगाएं, फिर हम कहीं और भी लगा सकते हैं। तो इसलिए एक और अप्रोच होती है, वो होती है कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग। तो मतलब कि जो नेट अर्निंग होगी उसका परसेंटेज देंगे। जैसे कि हमारी इस साल की अर्निंग हुई इससे 1 करोड़, उसका हम आपको 5% दे देंगे। इस तरीके से हम आपको अर्निंग्स देंगे हमारी, इस तरीके से हम आपको डिविडेंड बांटेंगे। एक ये तरीके की होती है। लेकिन अगर हमारे को लॉसेस हो गए, तो नेट लॉसेस हो गए, तो फिर क्या होगा, तो फिर एक और अप्रोच आती है कि हम एक मिनिमम डिविडेंड तो देंगे, मतलब कि 1000 रुपीज़ तो देंगी, प्लस एक परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट भी दे देंगे। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो जितने का भी नेट प्रॉफिट होगा उसका एक परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट हम आपको दे देंगे, ओके। तो ये 3 तरीके की अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं इन डिविडेंड डिसीजन। तो आपको मैं समझती हूँ कि आपको इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इसके बाद में आपको एक बार ICAI के मॉड्यूल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट्स टाइप में दे रखा है, उसके अंदर वर्डिंग्स है, उसके अंदर लाइन्स हैं, लाइन्स आपको फ्रेम करनी होती है, ओके। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सब कुछ नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, प्लस इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आई माइंड यू कि इस वीडियो के अंदर अपन जितने भी टॉपिक्स कर रहे हैं दैट आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट। जो अपन ने पहले टॉपिक्स करे वो बेस बनाने के लिए ज़रूरी था, यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था, लेकिन ये वाले टॉपिक्स वो हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ विज सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब कि फाइनेंशियल गोल को अपन को बैलेंस करना है सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ। फाइनेंशियल गोल्स को अपने को बैलेंस करना है सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ। फाइनेंशियल गोल तो अपने को सबको पता है कि प्रॉफिट मेकिंग होता है। अभी सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है? सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि फाइनेंशियल गोल्स के चक्कर में हमको ऐसा नहीं कर देना है कि हमारी अर्थ ही ख़राब हो जाए, हमारी नेचुरल चीज़ ही ख़राब हो जाए, हम उसको इतना एक्सट्रैक्शन ले लें, इतने रिसोर्सेज ले लें उससे कि वो बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं करना है, अपने को डिस्ट्रॉय नहीं करना है अपने एनवायरनमेंट को, और अपने को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको मेंटेन रखना है, एक बैलेंस बनाना है। इसको मैं किस तरीके से समझाती हूँ आपको कि एक ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है, ठीक है, उसने बहुत सारा ऑयल निकाला तो उसके प्रॉफिट बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में उसका ऑयल ख़त्म हो गया, तो फिर अब वो अचानक से गिर गया, ठीक है। अब एक और ऑयल कंपनी थी, वो उसने थोड़े थोड़े ऑयल निकाला, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑयल निकाला और फिर उसको रिस्टोर होने दिया, फिर ऑयल निकाला, फिर रिस्टोर होने दिया, फिर ऑयल निकाला, फिर रिस्टोर होने दिया। ऐसे में क्या हुआ, उसकी ग्रोथ धीरे हुई। ये देखिए, उसकी ग्रोथ हुई पर बहुत धीरे हुई, बहुत धीरे ग्रोथ हुई। कभी कभार थोड़ी नीचे भी गई क्योंकि उसने वेट किया, लेकिन वो धीरे धीरे आगे पहुंचा। और इसके साथ क्या हुआ, लॉन्ग रन के अंदर क्या हुआ, ये तो बैठ गया और ये जो है थोड़ा ग्रोथ हुआ लॉन्ग रन के अंदर। तो अपने को इस तरीके से लॉन्ग रन में देखना है, ना कि सस्टेनेबल ग्रोथ को भी देखना है। मतलब कि फाइनेंशियल ग्रोथ तो होनी चाहिए, साथ साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ भी होनी ही चाहिए। अपन रीड करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव हाई ग्रोथ रेट वी आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। अपन को ग्रोथ चाहने के लिए अपन कंटिन्यूसली एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स अ रेट ऑफ ग्रोथ विच कैन बी मेंटेन्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्पेशली फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये वैसी ग्रोथ होती है जो कि मेंटेन्ड होती है विदाउट क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बिना किसी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हुए, स्पेशली फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि अपने को उसको प्रिजर्व करके रखना है, ऑयल भी प्रिजर्व करके रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब इसको फर्दर रीड करते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट टू इंटरप्राइज इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट इज मेजर्ड ऑफ हाउ मच फर्म कैन ग्रोथ विदाउट बोरिंग मोर मनी। अब ये तो मैंने आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से बताया था, ये है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सस्टेनेबल होने का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सस्टेनेबल होने का मतलब ये है कि अपन किस तरीके से बिना पैसे को बोरो किए अपनी फर्म को ग्रोथ कर सकें। ये देखिए, इसके लिए भी मैं आपको एक ग्राफ बताती हूँ। अब अपन इन्वेस्ट जैसे जैसे करते हैं बिजनेस के अंदर, वो ग्रो करता है। जितना अपन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? सपोज करो अपन ने कोई भी ऑनलाइन शॉप खोली। अब ऑनलाइन शॉप खोली, कैसे पता चलेगा? अपने को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? अपने को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अपने को एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अपने पास इतने पैसे हैं नहीं। अगर अपने पास में पैसे होते, अगर अपन बैंक लोन्स ले लेते, खूब सारे बैंक लोन्स लेते, तो अपने पास में फंड्स होते, तो फिर अपनी जो ग्रोथ होती वो अपनी ग्रोथ बढ़ती। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जब अपने पास में खूब सारे बैंक लोन्स हो जाएंगे या प्राइवेट लोन्स हो जाएंगे और अपन उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, अपन उनका इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा? ये नीचे गिरेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही अपन ने ऐसा किया होता कि अपन ने थोड़ा सा बैंक लोन लिया, थोड़ा खुद का कैपिटल लगाया, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, ग्रोथ हुई, पैसे आए, प्रॉफिट आया, थोड़ा सा बैंक लोन को दे दिया, थोड़ा सा अपन ने रिटेन अर्निंग में लगा दिया। कैसे लगाया? क्योंकि अपना खुद का भी तो कैपिटल था। यहाँ पे अगर खुद का कैपिटल होता ही नहीं 50 करोड़, तो पूरा अपने को इनको बांटना पड़ता, डिविडेंड थोड़ा बहुत ही बचता है ना। यहाँ पे अपना खुद का कैपिटल था, इसलिए
अपने ग्रोथ रेट हुई, धीरे धीरे ग्रोथ रेट हुई, तो वही लॉन्ग रन के अंदर ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। अपने को एक साथ दिखता है कि हाँ भाई ये ग्रो कर रहा है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर अपने को पता चलता है कि ये यहाँ पे पहुँच गया है और ये अभी भी यहाँ पे। तो शॉर्ट ग्रोथ जो होती है, धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है, वो लॉन्ग रन के अंदर सर्वाइव कर पाती है। इसका मतलब अपन कितना सर्वाइव कर सकते हैं बैंक लोन लिए बिना, ये होता है सस्टेनेबल ग्रोथ इन द सेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसको पढ़ते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मीन्स मेजर ऑफ हाउ मच अ फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरिंग मनी। ये कैसे अपन निकालते हैं? ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा फॉर्मूला भी क्या है? 1 माइनस डिविडेंड पोर्टफोलियो रेशियो। अब मैं इसे किस तरीके से समझा सकती हूँ कि सपोज करिए अपने पास में 10 रुपीज़ थे, ठीक है, 10 रुपीज़ का अपने पास प्रॉफिट था, 4 अपन ने डिविडेंड में बांट दिया, 6 अपन ने इन्वेस्ट किया था 100 रुपये, और 100 रुपये से अपने को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ 10% का, ठीक है, 10% का अपने को प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, वो अपन ने बांट दिया, 6 अपने पास में रिटेन्ड अर्निंग रह गया और ये अपन ने वापस से इन्वेस्ट कर दिया। अब अपने पास में कितने पैसे हैं? 106 रुपये। 106 रुपये में वापस से अपने 10 रुपीज़ अपन ने कमाए, ठीक है, 10 रुपीज़ कमाए, 4 अपन ने दे दिए, तो फिर अपने पास में अब कितना बचा? 6 अपने पास में अब कितना बचा? 6 मतलब 112 रुपीज़ बचे। पहले अपने पास में कितने बचे थे? 106 रुपये। अब अपने पास में बचे 112 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कितने की ग्रोथ रेट हो रही है? ग्रोथ रेट कितनी हो रही है? यहाँ पे ऐसे पता चलेगा कि ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न कितनी है अपने इन्वेस्टमेंट की? 10% है, 10% है, यहाँ पे भी 10% है। रिटर्न अपन ने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कितना है? 10% है। और रिटेन्ड अर्निंग मतलब कि अपन रिटेन कितना कर रहे हैं? 6% रिटेन कर रहे हैं, 4% तो डिविडेंड पार्ट दे रहे हैं ना। ये देखिए 10% की अपने पास में प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से अपन 6% रिटेन्ड अर्निंग कर दे रहे हैं और 4% जो है अपन डिविडेंड पे आउट कर दे रहे हैं। तो इसी को अगर अपन करते 1 माइनस 0.4, तो ये आता 0.4 क्यों करी हूँ? क्योंकि 4% डिवाइडेड बाई इतना, तो ये 0.4 हो जाता, तो फिर ये आ जाएगा 0.6, इसका मतलब 6%। देखिए सेम आ रहा है ना, 6%, इसीलिए तो ये आता है 1 माइनस डिविडेंड पोर्टफोलियो रेशियो, ठीक है। तो मतलब 1 माइनस ये, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग बात सेम ही है 6%, तो ये 6% अपन इंटू करते तो ग्रोथ रेट आ जाती है अपनी 0.06%। तो ओवरऑल अपनी को क्या होगी? ग्रोथ रेट होगी। ये क्या है? अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ 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 मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर मैसेज करिए, क्योंकि फिर मैं इसको अच्छी तरीके से समझाना चाहती हूँ इस पॉइंट को एटलीस्ट, ठीक है। और अगर समझ में आ भी गया तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताइए। अब इसके अंदर अज्यूम क्या करते हैं कि जो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो 100 रुपये हैं, देखिए मैंने 100 के 100 ही रुपये लिए, ये नहीं बोला कि अपन ने और मनी रेज कर दिया और इक्विटी इन्वेस्ट कर दी, नहीं, क्योंकि इसकी अजम्पशन ही यही होती है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालने की अजम्पशन ही यही होती है कि अपने को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है और ना ही इशू करना है फर्दर इक्विटी, और अपने को एक टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन करना है। टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिए मैंने यहाँ पे भी फोड़ लिया, यहाँ पे भी फोड़ लिया, यहाँ पे भी 40% था, यहाँ पे भी 40% था, तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, ना ये चेंज होगा, ना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, ना ही रैपिडली मार्केट कंडीशन में कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो इसके क्या अजम्पशंस हैं? इसके 3 अजम्पशन है। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, डिविडेंड पे आउट में कोई चेंज नहीं आएगा, मार्केट कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये अजम्पशन है किसके? सस्टेनेबल ग्रोथ के। सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे निकालते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया हो, मैंने पूरी कोशिश करी है इसको समझाने की। नाउ अपन 9th पे आते हैं। 9th पे कैसे आए हैं अपन कि है ना, देखिए 6 अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर 7th आया इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके अंदर अपन ने 4 डिसीजंस पढ़े हैं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। उसके अंदर बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ, ये अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद में अब ये लास्ट के 2 टॉपिक्स बच रहे हैं बस, एंड देन चैप्टर ओवर। छोटा सा चैप्टर था ना,
ninth, what makes an organization financially sustainable, and here what makes an organization sustainable, मतलब कि ये पैसों के संदर्भ में बात कर रहा है, मतलब कि पैसों के लिए बोल रहा है कि अपन फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ओके, सो इसके 7 पॉइंट्स हैं, इसके 6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एक अच्छी तरीके से बताती हूँ। वॉट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सस्टेनेबल, अपन किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल कर सकते हैं, मतलब कि अपन फाइनेंशियल कैपेबल बना सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे करेगा, जब कम से कम अपने पास में बैंक बोरिंग्स होगी। हालांकि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ बोरिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि आपके पास में एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। लाइक क्लासेस की एग्जांपल देते हैं कि अपने पास में पेन ड्राइव क्लासेस का भी ऑप्शन होना चाहिए, सैटेलाइट क्लासेस का भी ऑप्शन होना चाहिए, अपने पास में बुक सेल का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने पास में कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस भी होना चाहिए, अपने पास में बैंक एफडी के अंदर भी होना चाहिए, बल्कि सोर्सेज ऑफ इनकम अपनी जहाँ जहाँ से जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट इनकम भी होना चाहिए। किसी को आपने बोरो करके दे रखा हो मार्केट के अंदर, यहाँ पे अपन ने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा हो, डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर रखा हो, तो मतलब कि अपने पास में सोर्सेज ऑफ इनकम मोर देन वन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, मतलब कि हर एक पॉइंट में से, जैसे कि सपोज करो इन सबको अगर अपन ले लें कि है ना, क्लासेस के थ्रू अपन ले रहे हैं, कुछ एफडी के अंदर दे रहे हैं, कुछ बैंक के अंदर दे रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर दे रहे हैं। क्लासेस के अंदर अपने पास में क्लासेस के अंदर भी मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम होनी चाहिए। देखिए सोर्सेज एक ही है कि अपन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वेज क्या क्या है कि अपन उसको सैटेलाइट के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपन फेस टू फेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपन बुक्स के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड क्लासेस ही कर रहे हैं, सोर्स क्लासेस ही है, सोर्स पढ़ाई ही है, लेकिन वेज अलग अलग है। दे अपन ने बैंक में ही रखा है, लेकिन कुछ अपन ने एफडी में डाल रखा है, कुछ सेविंग्स में डाल रखा है, कुछ एक बैंक में डाल रखा है, कुछ दूसरा बैंक में डाल रखा है। अलग अलग जगह पे मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम होनी चाहिए एक सोर्स के थ्रू। अलग अलग सोर्सेज भी अलग अलग होने चाहिए और उसके अंदर वेज भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। डू स्ट्रेटेजिक एक्शन इन फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले। जब अपना साल का शुरुआत होती है तब से अपन फाइनेंशियल प्लानिंग या एक्शंस करने लग जाते हैं। प्लानिंग अब मैं इस तरीके से समझाना चाहती हूँ कि अपने एग्ज़ाम्स हैं मई के अंदर, तो अपन जनवरी से स्टार्ट करने लग जाते हैं प्लानिंग करना। तो मतलब कि अपन हर दिन प्लानिंग करते हैं। अपन जब सुबह उठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो प्लानिंग करते हैं कि आज अपन क्या पढ़ेंगे। तो वही है कि अपन को रेगुलरली स्ट्रेटेजिकली एक्शन में लाते हुए और फाइनेंशियली भी प्लानिंग करती रहनी चाहिए रेगुलरली, ठीक है। हैव एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम, अब हैव एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि अपने को किसी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम एडुकेटली होने चाहिए। जैसे कि टैली का प्रोग्राम होना चाहिए, अलग अलग पेमेंट गेटवेज होने चाहिए। अगर अपना शॉप ऑनलाइन है तो अलग अलग पेमेंट गेटवे हमेशा काम करते रहने चाहिए। जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमेशा एडुकेट होना चाहिए, हमेशा काम का होना चाहिए। उसके बाद में अपने को ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए गुड पब्लिक इमेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये देखा जाए कि आपका जो टीचर है या आपका जो भी शॉपकीपर है वो बेकार है, वो लिकर पीता है, वो स्मोकिंग करता है, तो उसकी पब्लिक इमेज जो है वो गुड नहीं है, तो वहाँ से हर कोई जाने में घबराएगा। तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना है तो आपकी गुड पब्लिक इमेज होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके वैल्यूज़ भी एकदम क्लियर होने चाहिए। यू हैव अ क्लियर अबाउट योर वैल्यूज़, आपके वैल्यूज़ एकदम क्लियर होने चाहिए कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नॉन एक्सेप्टेबल है। ओके, उसके में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसका मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वही बात आ गई कि डेप्ट कम होना चाहिए। डेप्ट कम होगा तो फिर अपन इंडिपेंडेंट ज़्यादा होंगे। अगर अपना खुद का पैसा होगा, देखो डेप्ट कम का क्या मतलब है कि अपना खुद का पैसा ज़्यादा होगा। खुद का पैसा ज़्यादा होगा तो अपन इंडिपेंडेंट हो गया, अपने को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से अपन फाइनेंशियली सस्टेनेबल होते हैं कि अगर अपने पास में मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम है, मोर देन वन उस एक सोर्स से अलग अलग तरीके से अपन इनकम को जनरेट कर सकते हैं, प्लान करते हैं। एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम होता है, गुड पब्लिक इमेज होती है अपनी, अपन क्लियर होते हैं अपने वैल्यूज़ को लेकर, और अपन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं या फिर ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है। अब अपन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को
एज अ होल को सस्टेनेबल किस तरीके से बना सकते हैं। जो अपने पास में क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होंगे, अपने को पता होगा कि अपने को क्या करना है। जब अपन स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस तो अपने को पता होना चाहिए कि हमारा एंड गोल क्या है, हम एट लास्ट क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से हम वहाँ पे पहुँचेंगे। लाइक हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम फ्री सैम्पल्स देंगे, हम किसी एग्जीबिशन में लगाएंगे अपनी स्टॉल। उस तरीके से अपने पास में क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए जिस तरफ अपन मूव कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। देन बी एबल टू स्कैप विद एनवायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिटी स्कैन है ये, सॉरी, be able to scan its environment और context to identify opportunity for its work। मतलब अपने पास में एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को टोटली स्कैन कर सकें और ये देख सकें कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अपन पैसा लगा के कमा सके। लाइक जब डिमोनेटाइजेशन आया तो फिर क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन आया तो फिर है ना पेटीएम ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिया। लाइक पेटीएम ने अपने सिस्टम के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करे और उससे क्या हुआ, उसने अपॉर्चुनिटीज़ को पहचाना और उससे उसको फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से अपने को स्कैन करते रहना चाहिए। लाइक अभी दूरदर्शन ने ना अपॉर्चुनिटी को पहचाना और रामायण और महाभारत चालू कर दी। इस तरीके से अपने को स्कैन करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को और अपने को आइडेंटिफाई करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को और उसके हिसाब से ही वर्क करना चाहिए ताकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके, डू एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर रिसोर्सेज होने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर रिसोर्सेज हो सकते हैं, सिमिलर पैसे हो सकते हैं, सिमिलर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से वो एडवर्टाइज़ करा सकता है, लेकिन सिमिलर स्टाफ नहीं हो सकता। लाइक अगर मैं किसी एक कंपनी के अंदर वर्क कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है मेरी जैसी ही कॉम्पिटेंसियाँ, मेरी जैसी ही फंक्शनैलिटी, क्रिएटिविटी किसी और के पास में हो, सेम स्टाफ होना ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए अपने को अट्रैक्ट, मैनेज और रिटेन करके रखना चाहिए कॉम्पिटेंट स्टाफ को, एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, उसके बाद में हैव एडुकेट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ किसी भी चीज़ को फाइनेंशियली या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए अपने पास में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा अपन अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और फिर बिगड़ने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे एक बार अगर कस्टमर का ट्रस्ट हटा तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे फेलियर की तरफ बढ़ जाएगी। ओके, to able to demonstrate its effectiveness and impact in order to leverage further resources। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए अपनी इफेक्टिवनेस को जो अपने पास में है। लाइक अगर मैं बताती नहीं कि मैं टीचिंग कर सकती हूँ, मैं अपनी इफेक्टिवनेस को दिखाती नहीं, तो फिर मेरा इम्पैक्ट आप पे कैसे पड़ता और फिर मैं फर्दर रिसोर्सेज के लिए लेवरेज किस तरीके से कर पाती। ठीक है, तो मतलब कि अपने को अपनी शो करनी चाहिए अपनी इफेक्टिवनेस, जिस उससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ अपने पास में ये कैपेसिटी है और उसके ही बाद में वो अपने को अपने रिसोर्सेज देंगे। लाइक ये दिखा के मैं हो सकता है बैंक से बोरिंग ले लूँ या फिर अगर मेरे पास में मैं बता सकूँ कि देखिए मेरे पास में ये है, तो अपने को दिखाना पड़ता है, अपने को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। एंड एट लास्ट अपने पास में कम्युनिटी का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होगा तब तक अपन वर्क कैसे कर पाएंगे। अपने पास में एक कम्युनिटी होनी चाहिए, अपने पास में कस्टमर्स होने चाहिए जिससे अपन इन्वॉल्व होकर वर्क कर सके। लाइक मेरे पास में जैसे कि टेलीग्राम चैनल है, तो अगर मेरे पास में टेलीग्राम चैनल होता ही नहीं, आप लोगों की कम्युनिटी होती ही नहीं, तो फिर मैं ये वर्क किस तरीके से कर पाती। अगर मैं रिकॉर्ड करके डाल भी देती तो उसका कोई वर्क नहीं होता, मेरी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल नहीं होती। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं इस वाली बात को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अपने पास में क्लियर और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए जिससे अपन जा सके, अपने एंड गोल तक पहुंच सके। उसके बाद में अपन अपने पास में एक एबिलिटी होनी चाहिए ताकि अपन स्कैन कर पाएँ एनवायरनमेंट को और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ। फिर अपने को अट्रैक्ट, मैनेज और रिटेन करना आना चाहिए कॉम्पिटेंट स्टाफ को। उसके बाद में हमारे पास में एडुकेट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अपने को डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए अपनी इफेक्टिवनेस को और फर्दर अपने रिसोर्सेज को, ताकि अपन फर्दर रिसोर्सेज को लिवरेज कर पाएँ, मतलब कि गेट कर पाएँ, अपन उसको ले पाएँ। उसके बाद में अपने पास में कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए जहाँ पे अपन इन्वॉल्व होकर वर्क कर पाएँ।
ठीक है। अब मैंने सारे टॉपिक्स आपको करा दिए हैं इस चैप्टर के। अब मैं एक रिवीजन लेक्चर ज़रूर इसका अपलोड करूँगी, उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स उठाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके जाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस अपने CA फाइनल फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये हो सकता है किसी के हेल्प कर दे, किसी को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सके, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड।